बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। गाइस, मेरे सभी यूट्यूब फैमिलीज़ को तहे दिल से मैं बहुत सारा प्यार और थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। बिकॉज़ के आधार यूसीएल में इस वीडियो में जाना ये जाएगा कि आधार यूसीएल का जो रजिस्ट्रेशन है डेमोग्राफिक अपडेट फ्रॉग अपडेट क्लाइंट लैब, यानी यूसीएल का फुल फॉर्म होता है अपडेट क्लाइंट लाइट। आधार का ये पार्ट ऑफ एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट करने की परमिशन होती है। और उस डेमोग्राफी के अंदर अप्लीकेंट का यानी आधार होल्डर का आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम विद वैलिड एड्रेस प्रूफ, यानी मैं 3 पॉइंट पे रोकना चाहूँगा कि फादर नेम विद वैलिड प्रूफ का मतलब होता है कि जब भी आप फादर नेम किसी आधार रेजिडेंट का चेंज करेंगे डेमोग्राफिक अपडेट यूसीएल के अंदर, तो आपको उसमें एप्लीकेंट का फादर नेम चेंज करने के लिए एक एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी होता है जिसमें उसका प्रॉपर पिन कोड, विलेज, उनका पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के साथ कंप्लीटली लिखा हो और उसमें फादर नेम करेक्ट स्पेलिंग के साथ हो। उसके बाद आप इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जेंडर भी चेंज करा सकते हैं। तो ये होता है यूसीएल। और यूसीएल के साथ बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो रही हैं और बहुत सारे वेलीज़ मिसगाइड भी हो रहे हैं। और आप जैसा सभी को पता है कि इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19। कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सीएससी का या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आप तक पहुंचकर आपकी पूरी हेल्प फिजिकली ग्राउंड में नहीं कर पाएगा। जो भी वो कर सकता है वो या तो आपको फ़ोन के ज़रिए कर सकता है या फिर दूसरा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन को या ई मीटिंग के थ्रू कर सकता है। और उनके पास भी वर्कलोड यूसीएल आने के बाद ऐसे बढ़ गया है जैसे वो सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। इस टाइम किसी भी डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सीएससी डिपार्टमेंट से जो आपके एरिया के होते हैं या जो सीएससी से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिसे डीसी बोला जाता है, अब ये दोनों आज कल इस टाइम इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अगर आप कॉल करेंगे और उनसे प्रॉपर गाइडेंस पूछेंगे तो वो आपसे यही कहेंगे कि आप वेबसाइट पे विजिट करें और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आप उसे समझ लें। तो सीएससी के साथ जुड़ने के साथ सभी वेलीज़ को बेनिफिट तो हैं, साथ-साथ बहुत सारे पैन इंडिया ऐसे भी वेलीज़ हैं यानी कि ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष में कि उन वेलीज़ को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर अच्छे से अवेयरनेस नहीं है, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से वो सीएससी से सोचते नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में बात करूंगा सीसी के जो यूसीएल है आधार वॉक के लिए उसके बारे में। तो सबसे पहले ये कि जब भी आप यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करें तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आपको अपने पास पहले से ही अवेलेबल और एकदम से रेडी रखना होगा, तभी आप यूसीएल के लिए अप्लाई कर लें। यूसीएल का जैसे अभी जून और अब मई और जून में जो एप्लीकेशंस फिल हुए थे उस टाइम कुछ रूल्स अलग थे और अब कुछ इसके अंदर चेंजेस या यूँ कहें कि इसके अंदर अपग्रेडेशन कर दिया गया है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन की नीड को बढ़ा दिया गया है। अगर आप आधार डेमोग्राफिक अपडेट के लिए यूसीएल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक सीएससी वैली रजिस्टर्ड सीएससी वैली होना चाहिए और आपके पास सीएससी का डिजिटल वीएलई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। साथ में आपको सीएससी के अंडर में यानी सीएससी के साथ जिस भी बैंक से टाई अप हुआ है वो आपके एरिया वाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग बैंकों से कॉन्टैक्ट या टाई अप है या यूँ कहें कि अलग अलग ज़िले या अलग राज्य में सभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग बैंकों से टाई अप किया गया है, उनके साथ जुड़ा गया है और उसी से ही वो वहाँ के वेलीज़ को दिया जाता है उस बैंक से, बैंक बीसी का वो। तो अभी बैंक बीसी होना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी आप यूसीएल के लिए अप्लाई करें तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो अभी न्यू अपडेशंस आए हुए हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट कि आपके पास
सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस ये लास्ट का रहेगा, मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बता देता हूँ कि आप सीएससी बैंक बीसी होना ज़रूरी है कि आप बैंक मित्र पे रजिस्ट्रेशन कर लें, जो सीएससी की वेबसाइट होती है और उसका लिंक आपको सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल से मिल जाएगा। बैंक मित्र आप वहाँ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, और जैसे ही आप वहाँ पे सर्च कर लेंगे तो चलिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से ही दिखा देता हूँ। तो आप चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टार्टिंग से कैसे करना होता है। तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन हो जाएं, यानी कि जो आपका डिजिटल सेवा डॉट सी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट इन है उसके डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च सर्विसेज हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखें बैंक मित्र और यहाँ पे सर्च कर दें। आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है बैंकिंग या बैंक मित्र फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये फाइनेंस। आप इसे सिंपली क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप बैंक बीसी नहीं हैं, यानी बैंक मित्र में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है, तो आप वीएलई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको डिटेल्स की जानकारी फिल करनी होती है जो भी उसमें मांगा जाएगा। तो जब भी आप बैंक बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करें तो इन बातों का ख्याल रखें कि बैंक बीसी रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपके पास आईआईबीएफ का, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, आईआईबीएफ का आपके पास सर्टिफिकेट उस टाइम तक जनरेट हो जाना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। चाहे वो आपके पास ई डिजिटल सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, वो चलेगा, फिजिकल थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आप बैंक मित्र जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो आपके पास बैंक आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वो आप डिजिटल सेवा पोर्टल से ही उसके लिए अप्लाई करा सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप वेरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो भी मांगे गए डिटेल्स हैं वहाँ पे आप फिल कर दें। और साथ में एक चीज़ और कि बैंक बीसी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना भी ये मैंडेटरी में आता है। पहले पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिसिप्ट होता था, जो ऑनलाइन अप्लाई करके आप एक रिसिप्ट जनरेट करते थे, जिसमें यूँ कहा जाए कि उसमें एक फ़ीस पेमेंट होती थी, उस रिसिप्ट को आप लगाते थे तो आपका बैंक मित्र भी रजिस्ट्रेशन हो जाता था। बट अब इसका चेंजेस कर दिया गया है, तो आपके पास वेली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जब आप बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट ई डिजिटल भी चलेगा और साथ में आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना अनिवार्य है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका 3 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो, या फिर अगर आप उसके अंदर रिसिप्ट भी लगाते हैं तो रिसिप्ट अप्लाई किए हुए 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका अभी से कोई भी अप्लाई कराते हैं, यानी अक्टूबर का 6 अक्टूबर आज है, 6 अक्टूबर 2020, यानी 6 अक्टूबर 2020। तो 6 अक्टूबर 2020 को अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका इस डेट से 3 मंथ से ज़्यादा पुराना वो पुलिस वेरिफिकेशन का रिसिप्ट या पुलिस वेरिफिकेशन आपका नहीं होना चाहिए। जब आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट की तरह होता है। उसे आप किसी वीएलई रजिस्ट्रेशन, यानी बैंक मित्र की वीएलई रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे करके सारी डिटेल फिल करेंगे तो साथ में पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको अटैच करना होता है और आपका आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, यानी ये कि जिसे भी यूसीएल में वर्क करना है आधार यूसीएल के लिए, उसे बैंक मित्र होना मैंडेटरी है। और बैंक मित्र की रजिस्ट्रेशन के लिए 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका आईआईबीएफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन आपका 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपका रहा यूसीएल के लिए फर्स्ट स्टेप, बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, कुछ टाइम बाद आपके पास उसका मेल और नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास मेल आएगा एचडीएफसी का बीसी पॉइंट के लिए, या फिर आईसीआईसी का बीसी पॉइंट, या फिर आपके स्टेट के हिसाब से जिस भी बैंक से सीसी का टाइप है वो उस एरिया के उस बैंक का आपके पास मेल आ जाएगा, यानी सीसी टीम ही आपको भेज देगी उस बैंक से रिलेटेड कि आप इस बैंक से बीसी के लिए, राइट। तो आप बीसी बन जाएं तो सबसे पहले इन बात का ख्याल रखें। अब आपका यूसीएल के लिए मैंने बता दिया कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है बैंक मित्र, और बैंक मित्र के अंदर आपका 2 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट, दूसरा आपका पुलिस वेरिफिकेशन 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन यूसीएल के लिए करना है, तो आपको बैंक मित्र में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको
सीसी की तरफ से मेल आएगा बैंक बीसी में, आपको किस बैंक का बीसी कोड लेना है, तो आपके एरिया के हिसाब से आ जाएगा। आप उसमें चूज कर लें जो भी आपको है, या आप उसको सिलेक्शन कर लें, उसका प्रॉपर उसके दिए गए गाइडेंस में मेल में आपको प्रॉपर गाइड किया गया होगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो उसमें फिल करने के लिए, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर सीएससी हेड, या फिर जो सीएससी में बैंकिंग फाइनेंस का देखते हैं, आप उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। या फिर सीएससी के जो हेड ऑफिस है वीएलई का हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ गई बात आपकी ये कि आप जब यूसीएल के लिए अप्लाई करें तो आपको बैंक की आपकी एक्टिवेशन होनी चाहिए, यानी कि आपका जो बैंक मित्र है उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बैंक बीसी जनरेट किया जाएगा। जिस भी बैंक से बैंक बीसी जनरेट किया गया है उस बैंक बीसी का सर्टिफिकेट या आई कार्ड आपको होना चाहिए। उसके बाद जब आप यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करें तो उससे पहले ये कंफर्म कर लें कि आपके पास अब यूसीएल में रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंडेटरी था वो आपने क्या क्या कर लिया, बैंक मित्र हो गए। आप बैंक मित्र के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन आईएबीएफ मैंडेटरी था, वो आप फर्स्ट स्टेप पूरा कर चुके हैं, बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। आपको बैंक बीसी सीसी से मेल आने के बाद बैंक बीसी का अलॉट हो गया, और जिस भी बैंक का हुआ उसका पोर्टल मिल गया आपको, उसमें आप उसे लॉगिन करके आप बैंक बीसी का वॉक कर पाएंगे। उसके बाद उसके बाद आपको एकदम से इंस्टेंटली आपको बैंक बीसी कोड जनरेट नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, या तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होने में या फिर आपके बैंक मित्र का आई कार्ड। जब भी आपको ये जनरेट हो जाए उसके बाद यूसीएल की रजिस्ट्रेशन आप करें। और यूसीएल की रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपना स्टैटिक आईपी ज़रूर अप्लाई करा लें। हाँ, वेलीज काफ़ी सारे वेलीज को बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जब भी अप्लाई करें तो आपके पास स्टैटिक आईपी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और आपके पास अवेलेबल होना चाहिए यूसीएल की रजिस्ट्रेशन के टाइम। पहले यूसीएल की आज से 3 महीना पहले जब यूसीएल का रजिस्ट्रेशन, जैसे कि ये आप पेज पे देख पा रहे हैं जो मैंने अभी टैब ओपन किया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये स्क्रीन पे, तो ये जब ओपन हुआ था 3 मंथ पहले, उस टाइम ऐसा कुछ कंफ्यूजन था काफ़ी लोगों का, और वो क्लियर भी नहीं था कि आपको स्टैटिक चाहिए, डायनेमिक चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ आईपी एड्रेस। तो सभी वीएलईज ने क्या, या खुद का इवन मैं कहूँ, मैंने अपने भी स्टैटिक आई यानी सिर्फ आईपी एड्रेस मांगा गया था, तो मैं गूगल सर्च करके वहां से आईपी एड्रेस निकाल के फिल कर दिया गया था, बट वो चीज़ें पता नहीं थी कि इन्हें बेसिकली चाहिए क्या। बाद में इन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन की तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया, और एक यूसीएल रजिस्ट्रेशन होने में 60 to 70 डेज का टाइम, 2-2.5 महीने का टाइम लग गया था पूरा फाइनल प्रोसेस होने में, L1 की प्रक्रिया, L2 की प्रक्रिया तक, और ऑपरेटर सिंक तक। ठीक है। तो जब अभी हम लोग जहाँ पे थे वहाँ आते हैं सबसे पहले कि स्टैटिक आईपी अप्लाई करा लें। और जब यूसीएल का फॉर्म भी उस टाइम मत भरें, जब आपको स्टैटिक आईपी आपके पास मिल जाए तो आप माई गूगल सर्च करके आप वहाँ पे देख लें, और जिस भी आप फ्रेंचाइज या जिस भी आप सर्विस प्रोवाइडर से आप अगर अपना स्टैटिक आईपी ले रहे हैं तो स्टैटिक आईपी का प्रॉपर एक रिसिप्ट लें उससे कि ये स्टैटिक आईपी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आईपी एड्रेस यानी आपका स्टैटिक आईपी किसी दूसरे भी साइबर कैफे या दूसरे शॉपकीपर को या दूसरे किसी पर्सन को भी अलॉट कर दिया हो, या सेम आईपी पे 2 लोग 4 लोगों को कनेक्शन दिया हो। अब मैं आपको रोकना चाहूंगा इस पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्टैटिक आईपी के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक वेलीज का हमारे पास कॉल आया। कॉल इवन ये कहा जाए कि मेल आया, और उस मेल के अंदर उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो बना के शेयर की थी कि उनका जहाँ पे सेंटर था वो वेलीज का, और वहाँ पे उनका स्टैटिक आईपी जो था पहले उनके पास नहीं था, और वहाँ पे बाहरी बच्चों का आना जाना था, जहाँ पे उनकी शॉप थी, जहाँ पे उनका सेंटर था, सीसी सेंटर। तो उसी के आसपास आसपास किराएदार रहते थे, यानी कि यूं कहें कि स्टूडेंट बाहर से आके वहाँ पे रहते थे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट एजुकेशन में बीटेक वगैरह, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे। वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड बीटेक कर रहे थे, और वो उसी के पास रह रहे थे। तो जब इनका वाईफाई ये यूज़ करते थे, वाईफाई के साथ क्या था कि वो लोग यूज़ किया उनके वाईफाई को, पासवर्ड को हैक करके, और उसमें से उन्होंने फेक फेक बच्चे, मतलब किसी गलत पर्सन को गलत फोटो भेज के ब्लैकमेल करना, यानी उसी आईपी एड्रेस से, और उनको करना। तो उनको पता नहीं था कि उनका कोई पासवर्ड लीक, इसको ब्रेक करके या पासवर्ड को हैक करके कोई काम कर रहा है। फिर जब उसके साथ उन लड़कों ने जब किसी के साथ फ्रॉड किया, और वो फ्रॉड वालों ने कंप्लेंट की अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से जब वो कंप्लेन गई तो उन्होंने फिर उसे ट्रैक किया कि वो पार्टिकुलर कौन बंदा है। तो वो स्टूडेंट बीटेक के पकड़े गए। फिर बीटेक ने वो किस किस सिस्टम से यूज़ किया था, और वो सिस्टम मैक आईडी और जो आईपी एड्रेस था वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड था। तो वेली को थाना जाना पड़ा, बिकॉज कि उन्होंने सेफ्टी नहीं रखी थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहीं पे रोकूंगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा
कि जब भी आपके पास अगर स्टैटिक आईपी आपने ले ली है और स्टैटिक आईपी को अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन से साथ कनेक्ट करके और अपने अगर वाईफाई राउटर लगा रखा है, तो वाईफाई राउटर का जो पासवर्ड है वो हमेशा बहुत स्ट्रांग रखें। आप ऐसा पासवर्ड ना रखें जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपका नाम राहुल है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो आप राहुल एट द रेट 1990 मत रखो। ये मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। आपके एरिया का या शॉप का नाम लिख के आप वहाँ पे पासवर्ड ना डालें। आप पासवर्ड इतना स्ट्रांग बनाएं, जैसे पासवर्ड बनाने का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई बताऊंगा, बट पासवर्ड के लिए हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड रखें। फॉर एग्जांपल एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कि पासवर्ड में आप किसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फैमिली में किसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? आई लव माई मदर, आई लव माई मदर। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में आज थोड़ी डिटेल ही बता देता हूँ, और स्टैटिक आईपी के बारे में जो पासवर्ड स्ट्रांगली रखना था आपको, वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताया, तो थोड़ा एक ट्रिक दे दूंगा जिससे कि आप लोगों को थोड़ा इजी हो पाएगा और वर्क जो उस पर आप अपने पासवर्ड को थोड़ा सेफ रख पाएंगे, अपने सिस्टम को सेफ रख पाएंगे, और इन झमेलों से, इन परेशानियों से आप दूर रह पाएंगे। मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में। अब मान के चले आम लोग अपनी वाईफाई का जो पासवर्ड रखते हैं वो क्या रखते हैं। अब चलिए जरा देखते हैं कि पासवर्ड किस तरीके से होना चाहिए। तो वाईफाई पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन एक है, और वाईफाई पासवर्ड कैसा हो। अब बहुत सारे वेलीज हैं, मान के चले आपका नाम राहुल है तो आप, और आपका डेट ऑफ बर्थ 1990, तो आप ऐसे लिख देते हैं राहुल एट द रेट 1990। ये तो एक, ये जो है ये बहुत ही गलत तरीका है, ये रॉन्ग, ऐसा ना करें, गलत है। ठीक। दूसरा होता है अगर आपने राहुल एट द रेट 123, ये भी गलत है। अगर आपको सीएससी सेंटर का नाम मान के चलो आप दिल्ली सीएससी है, तो आपने क्या डाला, दिल्ली। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सीएससी एट द रेट 123। ये आपके जितने भी ये थ्री ऑफ पासवर्ड मैंने बताए हैं ना, ये सारे वीक पासवर्ड में आता है, और ये पासवर्ड क्रैक करना हैकर के लिए इजी होता है। अब जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है, तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ। मेक ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको कैसे बनाना होता है। तो अब मान के चले मैं आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ट्रिक बता रहा हूँ। जो वाईफाई स्टैटिक आईपी जो आप लें, तो वाईफाई का राउटर अगर आप यूज़ करेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जो राउटर लगता है जिससे वाईफाई कनेक्शन होते हैं, तो उसमें जो आप सेटिंग करें पासवर्ड का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटिंग करें। अब जैसे मान के चले आप अपने घर में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं, या आपका सबसे फेवरेट क्या चीज़ है, तो माई फेवरेट कलर इज ब्लू, राइट। चलो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई 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 फेवरेट कलर इज ब्लू। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक मेरा पहचान हो गया। अब उसके बाद आपको कुछ यूनिक प्लेस या यूनिक नंबर, अब यूनिक नंबर क्या मैं आपको बताता हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ इजीली लोग ट्रैक और हैक कर सकते हैं। आपका कुछ ऐसा मोबाइल नंबर हो, वो इजीली लोग ट्रैक एंड हैक कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड में कोई रह रहा है, उसको पता होगा, आपके टीचर्स को पता, फ्रेंड को पता, या किसी और को भी पता हो सकता है, या कहीं आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए तो भी हो सकता है। तो ये कुछ होती है पर्सनल चीज़ें जो लीक हो जाती हैं। ठीक। तो ये हो गया माई फेवरेट कलर इज ब्लू। अब इसके आगे जो चीज़ जोड़ना है नंबरिक, वो नंबरिक कुछ ऐसा हो जैसे आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर लास्ट 4 डिजिट, हाई स्कूल का रोल नंबर लास्ट 4 डिजिट। ये ट्रिक है मैं आपको जो बता रहा हूँ। या फिर कुछ ऐसा यूनिक हो मोबाइल नंबर से हटके, या कुछ ऐसा यूनिक हो जो सिर्फ आपको पता हो और आपके लिए वो सीक्रेट हो। अब मान के चलता हूँ मेरे केस में, तो मेरे केस में जो मेरा एक स्पेशल नंबर है वो 2300 है। ये मेरे केस में नंबर, ये नंबर कहीं है नहीं, ये ना तो मोबाइल नंबर है ना तो कुछ है, बट ये 2300 ये मेरा एक यूनिक, मेरी तरफ से मेरे को रिमाइंड होता है, और ये मेरा सीक्रेट है, ये किसी को पता नहीं है।
ये हो गया। तो जब भी आप पासवर्ड बनाएं वो आप ऐसे बनाएं, पहला अक्षर माई था तो एम डाल दें, फेवरेट एफ। अब आप देखो ध्यान से, एम पासवर्ड का जब भी आप बनाएं तो मैंने आपको इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे शो कर दिया है ताकि जब आप इसे क्रिएट करें, जब भी आप इसे क्रिएट अप करें तो आपके पास पासवर्ड बनाने में बहुत इजी हो जाता है। जो भी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो आ रहा है उसे आप अपने पासवर्ड में यूज करें। तो जैसे माई फेवरेट कलर इज ब्लू, आपके केस में कोई भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे एम, माई का मतलब एम, एफ का मतलब फेवरेट, कलर का मतलब, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। कलर का मतलब कलर, सी का मतलब कलर, इसका मतलब वही इज, आई का मतलब इज, बी का मतलब ब्लू। तो हो गया MFCIP। अब इसमें ना पासवर्ड एट द रेट हैश और ये सब लगा के ना लगा के कुछ और डिफरेंट लगाएं। वो डिफरेंट क्या लगाएं, मैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके साथ में आप अंडर स्कोर लगा दें, है ना, माई फेवरेट कलर इज अंडर स्कोर। उसके बाद जो आपका कोड है 2300, इसके आगे फिर कुछ और एक आप लगाएं ताकि आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो आप इसमें डॉलर ना लगा के, आप ये ना लगा के, आप इसमें ये लगा सकते हैं। ये काम नहीं करता है इसमें। तो आप एक ये लगा सकते हैं आप, या फिर आप डॉलर लगा सकते हैं। ये थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक बहुत ही सिक्योर पासवर्ड की तरह हो जाएगा और इससे आपके हैकर आपको जल्दी हैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड अपने सेंटर के नाम से, अपने डेट ऑफ बर्थ या नेम से करते हैं तो वो हैक किया जा सकता है। बट जो मैंने आपको ये बताया ये सीक्रेट होता है और ये किसी को शेयर नहीं किया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं, थोड़ी मेरी हंसी आएगी, बट अब जैसे इज माई लव इज, जो भी आपके गर्ल नेम है वो डाल सकते हैं, या माई लव इज मॉम। चलो माई लव इज मॉम, ठीक है, आप ये डाल सकते हैं। तो अब इसका भी आप सेम वैसे ही पासवर्ड डाल सकते हैं जो बहुत सीक्रेट रहेगा, माई लव आई इज मॉम अंडर स्कोर। फिर आपका जो कोड होगा, जो भी यूनिक कोड होता है, जो भी आपका वर्ड नंबरिक है वो डाल के आप इसमें डॉलर डाल सकते हैं, एट द रेट डाल सकते हैं। अब है ना, ये आप डाल देंगे, थोड़ा आपका यूनिक कोड के साथ आप डाल देंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको एक दो तीन चार ना डालें, कोई डिफरेंट डालें जिसमें डिफरेंट हो, और ये इस तरीके से डालें तो जल्दी कोई आपको हैक नहीं कर पाएगा। उसको ये नहीं पता लगेगा अपने पासवर्ड में आपने माई लव इज मोम ये क्या है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। तो मैं आपको अब चल देता हूँ और स्क्रीन पर दूसरी जगह ले चलता हूँ। तो ये पासवर्ड के बारे में जो बताया गया था, ये स्टैटिक आईपी को रोक के थोड़ा मैं डिटेल और डीपली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी विलेज अच्छे से काम कर सके। और हमारी टीम क्या, और हमारे काम करने का तरीका यही है कि हमें आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए वो काफ़ी जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव और साथ में आपका हेल्पफुल और बेनिफिशियल भी होना ज़रूरी है। उसके साथ आपको उसकी हेल्प हो सके, सपोर्ट हो सके, और आपको उसको यूज़ करना होगा ग्राउंड के अंदर, तभी आप इस पर प्रॉपर अपने सिक्योर रख पाओगे। ठीक, तो अब रही यूसीएल के अंदर आपने ये करने का। अब जब आपका स्टैटिक आईपी अप्लाई करा दें तो एकदम से आप यूसीएल का फॉर्म न भरें, आप थोड़ा वेट करें और माई गूगल सर्च पे जाकर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे जाएं, सर्च करें माई आईपी एड्रेस। आपको जो भी गूगल पे ओपन हो उसको ध्यान से रखें। ये मैं पिछले वीडियो में कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, पर फिर भी इस वीडियो में थोड़ा जब बता रहा हूं तो मैं आपको डीपली बता देता हूं किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो ये है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपी एड्रेस शो कर रहा है। मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। तो इस तरह से रहेगा, और जो आईपी एड्रेस आपका यहाँ शो करेगा वही आईपी एड्रेस आपके ब्रॉडबैंड यानी कि जो आपने वाईफाई राउटर लगा रखा है, ठीक है। तो वाईफाई राउटर जहाँ भी आपने लगा रखा है तो उसमें जो उसमें आईपी एड्रेस हो वही आईपी एड्रेस यहाँ शो होना चाहिए जो आप गूगल सर्च पे करके देख रहे हैं, तो है ना। चलिए मैं हटा देता हूँ। तो ये जो आईपी एड्रेस आपको शो होगा वही आपके राउटर के अंदर हो। तो जब भी आप राउटर लॉगिन करें, अगर आपसे राउटर लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आप अपने जो भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आप उससे बात करके आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो और वो आपको थोड़ा गाइड कर देंगे कि कैसे चेक करना है।
जब भी आप राउटर का कनेक्शन लें और उसके साथ में स्टैटिक आईपी लें, तो स्टैटिक आईपी के साथ आप प्रॉपर बिल लें और उस बिल में साफ साफ लिखवा दें कि ये आपके नाम पे अलॉट हो गया है, किसी दूसरे बंदे का अलॉट नहीं होना चाहिए। उससे एक क्लैरिफिकेशन लेटर भी ले रहे हैं जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो, कि इन फ्यूचर ये स्टैटिक आईपी किसी दूसरे को अलॉट नहीं किया जाना चाहिए। ये बात आप बहुत ही ध्यान से रखना वेलीज, मेरी यूट्यूब फैमिली, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर एक बार आपका स्टैटिक आईपी आपने फॉर्म में फिल कर दिया, वो सीएससी वालों ने फॉरवर्ड कर दिया आपके यूआईडी को और यूआईडी ने आपके स्टैटिक आईपी को मैप कर दिया, बाद में आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर उसको चेंज कर देता है तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो उसके साथ ये लेना ज़रूरी है ताकि आपका प्रॉपर स्टैटिक आईपी सिक्योर हो जाए। और लेने के बाद 2 से 4 दिन आप मिनिमम उसको वेट करें, एकदम से यूसीएल का फॉर्म ना भरें। तो आप माई आईपी एड्रेस सर्च कर लें गूगल पे, और वो जो आईपी एड्रेस सर्च हो रहा है वही आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो राउटर है, वाईफाई, वहाँ लॉगिन जो करेंगे आप राउटर में, तो वहाँ भी वही शो होना चाहिए। और ये हर 15-20 मिनट, आधे घंटे में चेक करें आपका आईपी एड्रेस गूगल का और वहाँ का चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों एज इट इज सेम होना चाहिए और बदलता नहीं होना चाहिए। अगर वो बदल रहा है तो इसका मतलब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको डायनेमिक आईपी दी है। जो नॉर्मली हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो डायनेमिक ही चलता है, वो हर टाइम अंतराल में चेंज होता रहता है। तो आपको ये लेके सिक्योर कर लेना है कि आपका हो, और जब 2-4 दिन यूज कर लें और आपका चेंज ना हो, हर आधी 1 घंटे 15-20 मिनट में आपका सेम हो, तो आप समझ जाएं वो है। और उसके साथ एक लेटर ले लें, अलॉट करा लें कि ये एसटीडी आईपी किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगी। अगर होगी तो इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही उसका जिम्मेदार रहेगा आपकी, और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, आपके नाम पे प्रॉपर रजिस्टर कर देगा। अपना एक आईडी देके आप प्रॉपर अपना रजिस्टर्ड करा लें उस स्टैटिक आईपी को अपने नाम पे। ठीक है। अब उसके बाद आपका होता है यूसीएल का फॉर्म भरने की सब प्रक्रिया। तो यूसीएल के फॉर्म भरने के लिए आपको बैंक मित्र होना जरूरी, और बैंक मित्र का जो आपको बीसी कोड अलॉट हुआ है वो बीसी कोड उसमें डालना होता है। वो बीसी कोड किस बैंक ने अलॉट किया है, यानी किस बैंक के साथ आपकी टाइप है, वो वहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर फिल करना होता है, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन उसके अंदर डालना होता है। अपना स्टैटिक आईपी जो अभी मैं बता रहा था, वो स्टैटिक आईपी कंफर्म 2-4 दिन यूज करके देख के उसके बाद आप डालें, ताकि बाद में चेंज होने का पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है और टाइम लगेगा। और आपको पता है कि सीसी में एक बार आपको हो गया तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप डाले जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा कीप इन माइंड एंड, और उसको सेव के साथ काम करेंगे तो थोड़ा सावधानी के साथ, तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। राइट। ओके। नेक्स्ट। तो इसके ठीक है। और स्टेरिक आईपी के उसको इशू था, वो जो इस तरीके से था, और पासवर्ड को सिक्योर रखना भी बहुत ज़रूरी था। और आगे जब आप रजिस्ट्रेशन फील फाइल कर देंगे तो आपका प्रॉपर वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन, एक यूनिक यानी कि रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर थोड़ी दिन वेट करें, 15-20 दिन के अंदर आपके पास प्रॉपर वहाँ से मेल आ जाएगा सीसी की तरफ से आपकी अप्रूवल होने के बाद। जब आप बैंक मित्र बन जाएं तो बैंक मित्र में प्रॉपर जिस भी बैंक से आपका टाइप हो जाए, पोर्टल मिले, तो आप फटाफट उसमें ट्रांजेक्शन करें, खूब अच्छे से ट्रांजेक्शन करें। आप ऐसा ना हो कि आप ट्रांजेक्शन नहीं करें, आप सोचिए मुझे यूसीएल मिल गया, तो ऐसा ना करें। आप जितना अच्छा बैंक में ट्रांजेक्शन करेंगे उतना आपको जल्दी अप्रूवल मिलेगा। क्यों? कि आज अब जो भी सीसी से जो यूसीएल मिल रहा था डेमोग्राफिक, उसके अंदर बैंक बीसी एजेंसी है और ई गवर्नेंस रजिस्ट्रार, यानी सीसी गवर्नेंस रजिस्ट्रार है। तो इस बार जो एजेंसी है गवर्नमेंट एजेंसी, वो सीएससी एसपी भी नहीं है, सीएससी बैंक बीसी। ठीक है। तो इसलिए आपको बैंक में खूब ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। जब आप ट्रांजेक्शन करोगे ना, यकीनन आई होप कि आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन आप अच्छे से करें उसमें, और ट्रांजेक्शन कंटिन्यू करेंगे तो मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मिले हैं कि सर मेल आया कि सर मैं 7 सालों से वॉक कर रहा हूँ बट मुझे नहीं मिला, मेरे बराबर वाले को मिल गया। तो देखो गाइस, आप कितना भी पुराना, ये पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया है, चाहे आप कितना भी पुराना वेली क्यों ना हो, और अगर कोई 1 साल के अंदर 2 साल में कोई नया वेली रजिस्टर्ड हुआ है आपके एरिया का, और आप सोच रहे हो कि मैं बहुत पुराना हूँ, मेरा नाम है ना, बट अगर उसने रूल एंड रेगुलेशंस को उसने तरीके से काम किया है, यही मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ। कोई भी अगर काम को आप तरीके से करोगे, कोई डीएम आपको काट नहीं सकता है, कोई डीएम आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो जब भी अगर आप तरीके से काम करेंगे गाइस,
तो आपको ना कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर परेशान नहीं करेगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा। आप अच्छा काम करो ना, आपको सीसी के हेड ऑफिस डिपार्टमेंट, अभी देखो, जो चीज़ जब जितना डिजिटल हो जाएगा ना, डिजिटल होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं कि जब भी आप डिजिटल पे बहुत अच्छा ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, तो आपका दिखता है। वो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इग्नोर नहीं कर सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ही इग्नोर नहीं कर सकता। वो बहुत पुरानी ज़माने की बात है, जब डिजिटल इंडिया नहीं हुआ करता था। आज डिजिटल इंडिया है, अपने सीसी पोर्टल पे कितना काम अच्छा करते हैं आप, कितना अच्छा काम नहीं करते हैं और कितना खराब काम करते हैं, सब आपको दिखता है। और वो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन भवन दिल्ली के अंदर है, जहाँ पे सीएससी एनआईसी सारे डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे जनाब, मोहतरमा और श्रीमान, रिस्पेक्टेड, आदरणीय, आप सभी लोग ध्यान से समझ लें, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो आपको कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं परेशान कर सकता, आपको कोई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नहीं। हाँ, थोड़ा सा आपको नोकझोंक करेगा, थोड़ा डराएगा धमकाएगा, पर कुछ नहीं कर सकता है। तो यही एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा था, जो वेलीज का मेरे पास आया मेल कि सर मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ और मैं इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एक मेरे से 1 साल पहले किसी ने, 1 साल अभी थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले किसी ने रजिस्ट्रेशन किया, उसको यूसीएल का काम मिल गया, उसका सब कुछ ओके हो गया। तो गाइज इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने 7 साल से तो काम किया है, जाहिर सी बात है आपकी साइबर कैफे या सीसी सेंटर खोला, पर आप सीसी डिजिटल सेवा पोर्टल से ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे थे। ये बात सच है। तो अब डिजिटल सेवा पोर्टल से इस बात का बहुत ध्यान रखें, डिजिटल सेवा पोर्टल से खूब ट्रांजेक्शन करें, टिकट बनाएं, रेलवे टिकट बनाएं, पेमेंट गेटवे का यूज़ आपका सीसी डिजिटल वॉलेट से होगा। ठीक, अगर आप किसी इंश्योरेंस आप करें, इंश्योरेंस का सब डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट से होगा। आप अ, किसी का अगर आप बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, वो भी वहीं से होता है। डीटीएच आप रिचार्ज कर दें, डिश टीवी वगैरह रिचार्ज कर दें, मोबाइल रिचार्ज कर दें, पोस्ट पेड का बिल पेमेंट कर दें आप। ये छोटी छोटी सी चीज़, अगर कुछ भी नहीं है तो आपके गांव में बिजली बिल जरूर है, बिजली बिल पेमेंट करो, डिजिटल सेवा पोर्टल से आप पेमेंट करो, ताकि आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पे दिखे आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप काम करते हो, दिखे उनको, आगे दिखे। अगर आप काम कुछ भी नहीं करते हो डिजिटल सेवा पोर्टल पे, चाहे आप डिजिटल सेवा के अलावा किसी दूसरे पोर्टल का यूज कर रहे हो और आप दबादब काम किए जा रहे हो, आपको प्रॉफिट भी हो रहे हैं, अच्छे से आप अर्निंग भी कर पा रहे हो, है ना, और आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आ रहा है तो आपको बैठ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको खिला पिला रहे हो, बैठ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप तरीके से काम करोगे ना, रिस्पेक्ट करना अलग चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आता है, आप उसको रिस्पेक्ट करो, ह्यूमन एज ए ह्यूमन, आप उसको एक अच्छे इंसान की तरह ट्रीट करो, बैठाओ, चाय कॉफ़ी जो आपसे पॉसिबल होता है वो आप उन्हें कराओ। पर हाँ, आप उनके साथ इतना मत चढ़ाओ कि उसको पता लगे कि आपका नेचर यही है कि आपको काम ही इसी तरीके से होगा। नहीं, स्टॉप, ऐसे नहीं होना, राइट। तो जो ये रिलीज के मेरे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उस कंप्लेंट्स के आगे फॉरवर्ड भी कर दिया गया है सीसी डिपार्टमेंट को। बहुत सारे वेलीज का ऐसा है कि जिसके डिजिटल सेवा पोर्टल पे अच्छी ट्रांजेक्शन है, वो खूब इंश्योरेंस करता है, बाइक की इंश्योरेंस करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हर हर महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल जाके कम से कम अपने एरिया के 6 गाँवों में, अपने एरिया से 6 गाँवों के अंदर जाके कैंप लगा के करता है वो एवरी संडे को। ठीक है, तो वो बिजली बिल करता है, उसमें कई लाखों का ट्रांजेक्शन कर रहा है वो। ठीक है, तो उसको उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि उसको यूसीएल में कैसे अप्लाई करना है। जब वो हमारे साथ यूट्यूब की वीडियो देखा, वीडियो देख के जब वो वेलीज ने कांटेक्ट की, तो हमारी टीम ने प्रॉपर उसको हेल्प किया है। उसने रिक्वेस्ट राइज किया कि सर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ये बैंक मित्र बनना है, ये करना है, वो करना है, मुझे प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, और उसको बोलता हूँ तो सुनता नहीं, इग्नोर कर रहा है, 2 महीने से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। तो इस तरीके से बचना है ना। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ खूब ट्रांजेक्शन करेंगे, अच्छे से करोगे आप, तो प्रॉपर आपका एक्टिवेट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप नहीं करते हो तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको बोलेगा हाँ मिल जाएगा चापलूसी करके, पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेम केस वो जैसे मैंने अभी बताया कि 7 साल पहले किसी वेली कोई वर्क कर रहा है, उसको यूसीएल का काम नहीं मिला और दूसरे बंदे को मिल गया। जो 7 साल से कर रहा है उसके पास स्टैटिक आईपी नहीं था, बैंक बीसी वो काम भी कर रहा था, थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन, और जो 1 साल से काम कर रहा था वो सच में उतना काम कर रहा था, आपने 7 साल में वो डिजिटल सेवा पोर्टल पे काम नहीं किया है। और उस बंदे को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जब आता था तो वो पुराने वाले सीसी सेंटर पे जाता था, जिसके पास 7 साल पुराना सेंटर है। वो नए वाले पे नहीं आता था, जबकि उसको पता है, और जब भी कोई काम होता था तो वो पुराने वाले पे बुला के उससे वेरिफिकेशन या जो भी बातचीत करनी है तो पुराने वाले पे बुला के बात करता था। बट उसने अपनी दिमाग को यूज किया, कोऑर्डिनेट किया प्रॉपर। ठीक, उसने हमारे साथ जुड़ा, जब स्टार्टिंग में
जब ये चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम स्टार्टिंग में उसने जुड़ा, सर हमारे को सीसी वेलीज के बहुत प्रॉब्लम होती है। पैन इंडिया बहुत दूर दूर से वेलीज का आया रिक्वेस्ट कि सर हम लोगों को हो जाता है, हम बहुत दूर से, हमारे को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं करता, बोल देता है ये स्कीम आई अप्लाई कर दो। आप कैसे अप्लाई करेगा? अगर अप्लाई कर देता है गलती रिजेक्ट हो गया फिर क्या करेगा? रिजेक्ट होने के बाद भी कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो इसी गाइडेंस को लेके हमने सोचा कि अपने एक टीम प्रॉपर बनाएं और यूसीएल के साथ साथ सीसी में जो भी स्कीम्स हैं उन सब पे हेल्प कीजिए, राइट? तो आप कंटिन्यू हेल्प किए जा रहे हैं, पैन इंडिया सभी वेलीज को हेल्प मिले और सभी वेली काफ़ी शुक्रिया अदा हमारा कर रहे हैं। और उन सभी व्यूवर्स का, यूट्यूब फैमिलीज का मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा, सभी लोगों का तहे दिल से कि आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा, इसीलिए ये मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब लाइक करते हैं, एक छोटी सी लाइक, छोटी सी सब्सक्राइब, और जब बेल आइकन पे क्लिक करके आप जब वीडियोस को देखते हैं, और जब मेरा व्यूज़ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत सारे यूट्यूब जो पुराने इस थ्योरी चैनल से जो पुराने यूट्यूब के यूट्यूबर्स हैं जो इससे रिलेटेड, सीसी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने खुद मेल बोल के थैंक यू बोला कि सर आप जो कंटेंट बनाते हैं आपका कंटेंट वाकई में 100% जेन्युइन होता है और उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होती है। सर इतना नॉलेज लाते कहाँ से हैं? तो देखो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉलेज है वो सब आपको नॉलेज, आप काम करोगे धीरे धीरे आप उसको बारीकियों से समझोगे ना, सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, तो अब चलिए अब मेन पॉइंट पे आ जाएं। तो जो इसमें यूसीएल में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जरूरी था स्टडी गाइड वो करके और फॉर्म बिल्कुल सही से भरें, कोई मिस्टेक ना करें, राइट? फॉर्म के अंदर एक आपका लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड ये होता है, जिसे गूगल मैप करके आप वहां से उसे प्रॉपर फॉर्म को फिल कर लें, या नहीं हो तो आप गूगल मैप पे जाएं और वहां पे अपना सर्च करें और अपना अपना खुद को अपना सर्च करें अपने लोकेशन को, और अपना जीपीएस ऑन रख लें, यानी कि गूगल का, और लोकेशन ऑन करके वहां से देखें और वहां पे क्लिक करके आप वहां पे लैंगिट्यूड लैटिट्यूड होता है वही अपने फॉर्म में सही से फिल करें। और अगर आपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे माई अकाउंट में जाके वहां भी अपडेट कर दें अपना, ताकि सेंटर आपका प्रॉपर अपडेट हो जाए। और जो यूसीएल में आप प्रॉपर सेंटर का प्रॉपर सही से भरें, मान के चलें राहुल सीएससी सेंटर, तो आप पूरा डालें राहुल सीएससी सेंटर, और फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ें आप भरें ना सब बोल्ड लेटर में भरें, सब कैपिटल लेटर के अंदर भरें। अब कैपिटल लेटर कैसे? जैसे ये आधार लिखा हुआ है सब बड़े अक्षरों में लिखा है, आप ऐसे ही डालें, आप ऐसे ही ना डालें वो ये गॉड जो लिखा है स्मॉल स्मॉल में, ये नहीं, बड़े लेटरों में आप डाल दें, आपका काम जल्दी होगा। और उसमें सब चीज़ डिटेल फिल कर दें, और आई होप कि आपका जब अप्रूवल हो जाए, अप्रूवल होने के बाद अपने सेंटर पे जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो ध्यान रखनी। सीसीटीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीसीटीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्हील चेयर है नहीं है तो आप किसी वेल्डिंग वाले शॉप से जाके एक व्हील चेयर बनवा लो, नॉर्मली बनवा लो, उसके ऊपर एक गद्दा रख दो। कोई वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आया तो आप दिखाते ना कि ये रहा सर, मैं इतना महंगा नहीं खरीद सकता, आप ये इजीली कर रहा हूँ। तो पैन इंडिया बहुत सारे वेलीज का अप्रूवल हो गया था, उनके पास वेरिफिकेशन आया तो उन्होंने बोला सर ये चीज़ें मांगी गई है। मैंने बोला इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करो, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो वेल्डिंग वाले शॉप पे जाओ, एक चेयर टाइप का कोई डिज़ाइन चेयर बनाओ, और जहाँ चेयर पे जो बैठते हैं वहाँ पे एक गद्दा कोई अच्छा सा लगा दो, और नीचे पूरी आपकी व्हील रहेगी, प्रॉपर काम करेगा। तो एक तरीका होता है काम करने का, कोई ज़रूरी नहीं आपको सिस्टम एकदम प्रॉपर वही चाहिए, है ना, ऐसा नहीं। तो उसको गाइडेंस को फॉलो करें। और आपका जो ये टोकन का सिस्टम था, टोकन सिस्टम काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो टोकन का ख्याल रखें, आप टोकन सिस्टम थोड़ा अच्छे से रखें अपने पास। और टोकन सिस्टम में आप पीवीसी कार्ड ले सकते हैं उसके अलावा। और बाकी जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर देंगे आपके पास अलॉटमेंट आ जाएगा, तो सब चीज़ों का ख्याल रखें कि आपका ऑफिस थोड़ा स्पेसेबल होना चाहिए, इतना हो कि 5 लोग अंदर बैठ सकें और आपके सेंटर के बाहर 5 लोगों को बैठने की अच्छे से सुविधा हो सके, वहाँ पे फैन वगैरह लगा हो ताकि लोग बैठ के हवा वगैरह खा सकें और अच्छे से बैठ सकें, वेटिंग कर सकें वहाँ पे। और कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप सैनिटाइजर मास्क का बहुत ख्याल रखें अच्छे से। जब आपका सेंटर अप्रूवल हो जाए तो आप मशीन अपना कॉन्फ़िगरेशन जो वो बता रहे हैं उनके हिसाब से करें, बिकॉज कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और पूरा फुल वीडियो देख रहे हैं तभी आपको इसकी नॉलेज मिल पाएगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे गाइस तो आपको इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा, आप कुछ जानकारी आपको मिलेगी, कुछ जानकारियाँ आपसे छूट जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, अपने लिए नहीं गाइस, ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों को प्यार से, तहे दिल से और दिल से, सच्चे मन से इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिल सके। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप प्रॉपर रखें, क्योंकि आप आए दिन 75, 85, 94, 93, 95, 94.1, अब ये जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल रखेंगे i3 वगैरह तो नहीं चलेगा, प्रॉपर i5 i10 रख के चलें अच्छे से, और उसको कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हो ताकि सॉफ्टवेयर धीरे धीरे अपग्रेड और होगी। और जो मोबाइल वाला वर्चुअल आईडी का इशू हो रहा है, धीरे धीरे वर्क कर रही है, किसी किसी का ले रहा है, किसी किसी का नहीं ले रहा है ना, तो आने वाले टाइम में ये प्रॉपर हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और साथ में सब अच्छे से काम करें।
और ये थोड़ा डिटेल था, मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें मिस्टेक ना करें। जब आपके पास L1 प्रक्रिया का गौरव त्यागी जी का मेल आए तो उसमें स्टैटिक आईपी कोई भी गलत फिल ना करें। और जब आपका एक बार L1 की मशीन की रजिस्ट्रेशन आपकी पूरी हो जाए गौरव त्यागी जी के माध्यम से, तो बहुत सारे वेरीज के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जाके दोबारा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया उसके अंदर फाइल को, और उसमें डी रजिस्टर क्लिक कर दिया। बहुत सारे लोगों ने डी रजिस्टर कर दिया, बहुत सारे लोगों ने इंपोर्ट गलत कर दिया, किसी फाइल को किसी फाइल में कर दिया। तो गाइज ऐसा ना करें। अगर आप प्रॉपर उसके अंदर फाइल कर सकते हो तो आप करो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो स्टॉप ना करो, रुक जाओ और आप स्किप कर दो, उसको छोड़ दो, मत करो। आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट हेड या किसी और को सीसी में कांटेक्ट करो, जो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट है, टीम है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर दे। या अगर आपको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेली सपोर्ट का लिंक है, उसमें जाकर आप अपने हिसाब से, अपने सर्विस के हिसाब से रिक्वेस्ट को राइज कर सकते हो। जो भी आपकी हेल्प चाहिए उसके हिसाब से उसमें प्रॉपर कॉलम बनाया हुआ है, उसमें क्लिक करके अपने डिटेल्स को फिल करो और नॉमिनल सा फी से उसे पेमेंट कर दो। आपको जो टीम है वो कॉन्टेक्ट करेगी और आपको हेल्प कर देगी। तो आप कोई चीज़ गलत ना भरें। इतना सारा 2-3 महीना वेट करने के बाद, इतने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, फिर आपका फॉर्म अगर गलत तरीके से फिल हो गया तो दिक्कत आएगी। उसके बाद जब आप यूसीएल की मशीन रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो L1 की प्रक्रिया, उसके बाद आपको वेरीफायर का डॉक्यूमेंट भेजना होता है। वेरीफायर का डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक डीवी लेटर होता है जो मेल के अंदर रश्मि जी का या सीसी डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट उसकी तरफ से आता है। तो उसको प्रिंट आउट करके उसमें सारी डिटेल आपको फिल करनी है, साइन करना है। और जो एक रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम का फॉर्मेट आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया था। अगर किसी को फॉर्मेट से भी रिलेटेड है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको, लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से फॉर्मेट और रिज्यूम और डीवी लेटर का फॉर्मेट ले सकते हैं। किस तरीके से उसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान से रखना है और सही से फिल करना है वो। और जब मेल आए आपका तो वो मेल में उसको सबको साइन, अटेस्टेड साइन करके और सारे उसके लेटर के साथ उनके वेरीफायर का सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके और आपको सेंड कर देना है पीडीएफ फाइल बना के। जब वो सेंड करेंगे तो 7 से 10 दिन का उसमें टाइम लगता है अप्रूवल होने में। होने के लिए 2 से 3 दिन में भी अप्रूवल हो जाता है। तो मेरे केस में मेरे ख्याल से विद इन वीक में हो गया था, और वो मुझे पता नहीं था, मेल भी नहीं आया था कि अप्रूवल हुआ है कि नहीं, बट मैंने लॉगिन किया तो सिंक लॉगिन हो गया। तो ऐसा ध्यान रखें। और आप कुछ भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर छिड़खानी ना करें। जो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट है उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई छिड़खानी ना करें। प्रॉपर समझदारी से अच्छे से काम करें। अगर एक बार आपका मशीन डी रजिस्टर्ड हो गया तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर आपको शुरू से स्टार्टिंग की जो प्रक्रिया थी वो सारी कोशिश करनी होंगी, तो लंबा टाइम लगेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ थोड़ा सा दिक्कत होगी। और उसके बाद जब आप ये प्रॉपर कर दें तो मशीन आपकी ऑपरेटर सिंक हो जाएगी। सारे आप सिंगल फिंगरप्रिंट मंत्रा का रखें। आप सिंगल फिंगरप्रिंट आप मंत्रा या मोर्फो दोनों रख सकते हैं। मोर्फो का फिंगरप्रिंट अच्छा काम करता है, इसलिए मैं एडवाइस आप लोग सजेस्ट करूंगा कि मोर्फो का ही लें अगर आपने नहीं लिया है तो। और डिजिटल सेवा पोर्टल से जो पहले आता था बायोमेट्रिक्स का आइरिस डिवाइस, वो परचेज ना करें। आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे भी आ गया है ऑर्डर में, ऑर्डर पोर्टल पे आप वहाँ देखेंगे तो मंत्रा आइरिस का डिवाइस आ गया है। और मंत्रा आइरिस के लिए हमने सीसी को टीम को बताया था, तो उन्होंने टीम ने इन्फॉर्म किया था, तो अब जाके सीसी ने अपने ऑर्डर पोर्टल पे वो डाल दिया है। और जो आपका सिंगल आइरिस है वो आप चाहें तो आप हमारे से परचेस कर सकते हैं, बिकॉज सीसी थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको वेट करना है। अगर आपका मशीन रजिस्टर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है या रजिस्टर कर दिया थोड़ा टाइम है आपके पास में, तो आप थोड़ा सा वेट करके आप सीसी से ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मशीन रजिस्टर कर दिया और आपको लॉगिन सिंक में प्रॉब्लम आ रही है ऑपरेटर सिंक में, तो आप ऑर्डर करके बैठने से अच्छा आप उसे स्योरेज टीम से मंगवा के आप अपनी काम को जारी रख सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज थी काफ़ी आप सभी को लिए, और भी आगे भी बहुत सारी नॉलेज है जो आप सभी तक शेयर की जाएगी कि आप अपनी हर एक गलतियों से बचें। ठीक। और जो भी इनरोलमेंट क्लाइंट है उस सॉफ्टवेयर में जो भी गलतियों से बचें, आप प्रॉपर तरीके से फाइल करें और अच्छे से आप ध्यान रखें, कोई मिस्टेक उसके अंदर ना करें। कोई मिस्टेक अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डीएम, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करें, स्टेट हेड से टीम से कांटेक्ट करें, या सीसी हेड ऑफिस में कांटेक्ट करें, वेली हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करें। या फिर अगर आपको इन सब से कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेली सपोर्ट लिंक पे श्योरेज टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर हेल्प एंड गाइडिंग कर पाएगी। तब तक आप अपनों का ख्याल रखें। अगर ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस एंड बाय बाय, शब्बा खैर।